जब व्यक्ति कुछ करने की ठान लेता है और उस दिशा में आगे बढ़ जाता है तो उसे सफलता निश्चित रूप से मिल ही जाती है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद जब उसकी सफलता के बाद में देखा तो वे रूढ़िवादी जो ये कहते थे कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं बदलना है, जैसा चल रहा है चलने दो, उनको भी झकझोर दिया, उनके मन मस्तिष्क को भी उत्तेजित कर दिया, जागृत कर दिया कि नहीं बदला तो जा सकता है। और बस यही बदलाव यूरोप और एशियाई देशों में दिखने लगा था। हमने यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति के अंतर्गत पहले चैप्टर के अंतर्गत हमने यूरोप में समाजवाद को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सामाजिक परिवर्तन का युग पढ़ा। इसके बाद हमने इस युग परिवर्तन के लिए प्रयास करने वाले समूहों के बारे में जाना। वे समूह थे उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। इसके बाद हमने देखा कि वहाँ पर भाप के इंजन के आविष्कार के बाद में किस तरह से औद्योगिक क्रांति आई और संपन्न हो गई। जब औद्योगिक क्रांति हुई, उद्योगों की स्थापना हुई, कारखानों की स्थापना हुई, तो कारखाना में काम करने वाले लोग पहुँचे। पहले कारखानों में पुरुष वर्ग काम करता था, फिर महिलाओं की भी एंट्री हुई और महिलाओं के साथ बच्चे भी पहुंच गए। काम करने वाले घंटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो जब मालिक उन पर अत्याचार करते तो ये जो काम करने वाले मजदूर थे ये अपने लिए काम के घंटे कम करना और सुविधाओं की मांग करने लगे। शहरों में दबाव बढ़ा तो ये रेडिकल्स, उदारवादी और अन्य लोग, विशेषकर रेडिकल्स और उदारवादी लोग जिनके खुद के कारखाने थे, उन्होंने चूँकि ये शुरू से विशेष अधिकारों के खिलाफ बात करते हुए यहाँ तक पहुँचे थे, इसलिए इन्होंने आम जन की भलाई के लिए चर्चा करना शुरू कर दी। उनको राजनीतिक हक देने की बात करने लगे, उनको सामाजिक समानता की बात करने लगे। तो इस तरह से ये तीन विचारधाराएं, रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स को आपने पढ़ा। अभी एक और ऐसी विचारधारा थी जो इन तीनों विचारधाराओं पर नज़र रखे हुए थे और उसको ये लग रहा था कि ये सब कुछ सही नहीं हो रहा है। संपत्ति का जो निजी हाथों में केंद्रीकरण है यह उचित बात नहीं है और उस विचारधारा को नाम दिया गया समाजवादी विचारधारा। इस समाजवादी विचारधारा के जो लोग थे वह निजी संपत्ति के सख्त विरोधी थे। यूरोप में समाजवाद का आगमन हुआ। आगमन होने के बाद उन्होंने क्या गतिविधियां आयोजित की और इस समाजवाद को कहां से समर्थन हासिल हुआ, आज हम इस वीडियो में इसी को जानेंगे और समझेंगे। चलिए हम आरंभ करते हैं। यूरोप में समाजवाद का आना और आने के बाद उसको समर्थन मिलना, इसके अंतर्गत सबसे पहले हम देख रहे हैं यूरोप में समाजवाद का आना। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद एक जाना पहचाना विचार था। उसकी तरफ बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। मतलब 19वीं सदी यानी सन 1801 से 1900 के बीच की हम बात कर रहे हैं। ये एक समाज के पुनर्गठन की दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाला था। कैसे भाई, देखिए, इसके पहले रेडिकल्स भी थे, उदारवादी भी थे और रूढ़िवादी भी थे, यह विचारधारा भी थी, लेकिन यह विचारधारा प्रभावी नहीं हुई। यह दूरगामी दृष्टि प्रदान नहीं कर रहे थे। ये तात्कालिक रूप से संपत्तियों के, निजी संपत्ति का विरोध नहीं करते थे, लेकिन समाजवादी विचारधारा पूरी तरीके से निजी संपत्ति के विरोध में थी। और 19वीं सदी के बीच में आते आते, मतलब सन 1850 के बाद, हम भारत में यहाँ पर 1857 की क्रांति अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहे थे, तो वहाँ पर वे अंग्रेजों के बीच में समाजवादी विचारधारा पर एक बहस चल रही थी और वहाँ पर समाजवादी विचारधारा एक बहुत जाना पहचाना विचार हो चुका था। यहाँ से आप अंग्रेजों के दोगलेपन को भी समझ सकते हैं कि भारत में हमारी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई उन अंग्रेजों से यहाँ युद्ध लड़ रही थी कि औपनिवेशिक और साम्राज्यवाद को दूर करिए, और वहाँ पर वे अंग्रेज किसान, अंग्रेज मजदूर समाजवाद की बात कर रहे थे अपनी सरकार के बीच में। तो चलिए हम इसको आगे देखते हैं। समाजवादियों का जो स्वभाव था, जो कार्यशैली थी, वो क्या थी, इसको हम समझते हैं। तो समाजवादी जो थे वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, अर्थात वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारे समस्याओं की जड़ है। अच्छा, वो ऐसा क्यों मानते होंगे भाई? सवाल ही नहीं उठता। अगर मेरे पास 2 रुपये है तो मैं उसको 2 को 4 करने की कोशिश करूँगा,
और मैं 4 करने की कोशिश में अपने बिजनेस में ध्यान दूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, और मैं ये भी भूल जाऊंगा कि इस 2 रुपये को 4 रुपये करने के लिए मुझे किन साधनों का इस्तेमाल नैतिकता से करना है या अनैतिकता से करना है, ये मेरी समस्या है। और समाजवादी विचारधारा के लोग इस तरह की संपत्ति का विरोध करते थे। निजी स्वामित्व की संपत्ति वाली व्यवस्था को ही वे सारी समस्याओं की जड़ मानते थे। अभी भी हम देखते हैं कई जगह पर कि ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हमारे देश में अभी भी इस तरह की बातें हो जाती हैं अक्सर कर कि भैया पूंजीवाद हावी है, लोकतांत्रिकवाद नहीं है, हमारे लोकतंत्र को पूंजीवाद खाया जा रहा है। इस तरह की चर्चाएं हम आज भी करते हैं ना, हमारे आसपास देखते हैं हम इस चीज़ को कि लगभग हर तरफ हम देखते हैं कि पैसे वालों का बोलबाला है, लोकतांत्रिक व्यवस्था का तो एक नाम बस रह जाता है। इसीलिए समाजवादी व्यवस्था के लोग जो समर्थक थे वे निजी संपत्ति के विरोधी थे, निजी स्वामित्व वाली संपत्ति के विरोधी थे, इस व्यवस्था की वे खिलाफत करते थे। उनका तर्क और भी था। उनका तर्क ये था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है, नो डाउट, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है, और इस संपत्ति से उन्होंने जो कारखाने स्थापित किए हैं, जो फैक्ट्रीज लगाई हैं, उससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है। ये कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ये सही है कि पैसे वालों के पास में काम करने वालों को काम मिल जाता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या यह है कि ये संपत्तिधारी व्यक्ति सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करता है, उसको सिर्फ अपने फायदे से मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनके लिए संपत्ति तैयार करते हैं, जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। उन मजदूरों के बारे में वह फैक्ट्री मालिक नहीं सोचता है। इसलिए अगर संपत्ति को किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज के नियंत्रण पर रखा जाए, साझा संपत्ति व्यवस्था हो, तो साझा सामाजिक हितों पर ज़्यादा अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। और समाजवादी इस तरह का बदलाव चाहते थे और इसी के लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान भी चलाया। ये देखिए आपने, अभी तक जो हम 3 विचारधाराओं की बात कर रहे थे, उदारवादी, रेडिकल्स और रूढ़िवादी में, ये लोग निजी संपत्तियों को लेकर इतने मुखर नहीं थे। उदारवादी तो ये कहते थे कि जिसके पास नोट होगा वही वोट देगा, दैट मीन्स वे निजी संपत्ति के घोर समर्थक थे। जबकि रेडिकल्स निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन वे ये चाहते थे कि कद्दू कटेगा तो सबको बटेगा, मतलब सबको फायदा होना चाहिए थोड़ा थोड़ा, भले वो निजी लोगों को हो। लेकिन समाजवादी विचारधारा के लोग इस विचारधारा, इन तीनों की, रेडिकल्स और उदारवादी विशेषकर, इन लोगों की विचारधारा से पूरी तरह से इत्तेफाक नहीं रखते थे, ना इत्तेफाक रखते थे। उनका कहना था कि भैया समस्याओं की मूल जड़ जो है ये रुपये ही तो है, जो अमीर अपने पास इकट्ठा करता जाता है और वे मजदूर जो इस संपत्ति को बनाते हैं उनका वो ध्यान ही नहीं रखते। तो अब ऐसे में हमारे दिमाग में एक विचार आता है, क्या समाज बिना संपत्ति के रह सकता है? और यदि रह सकता है तो कैसे? चलिए देखते हैं, समझते हैं। समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में दिलचस्पी थी। इन्हीं में एक प्रमुख था इंग्लैंड का जाना माना उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन। इन्होंने अमेरिका के इंडियाना प्रांत में न्यू हार्मोनी, नया समन्वय, न्यू हार्मोनी एक जगह थी, उसी को इन्होंने डेवलप किया जिसको न्यू हार्मोनी नाम दिया। उस नाम से एक नए तरह का प्रयोग किया और नए समुदाय की रचना का प्रयास किया। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं रॉबर्ट ओवेन की, इस तस्वीर में दिखने वाले ये उद्योगपति हैं, जाने माने उद्योगपति हैं, जिन्हें हम सहकारिता का प्रवर्तक भी मान सकते हैं। इन्होंने ये कोशिश की थी, हालांकि इनका जो जीवन है वह बड़ा कष्टों में बीता था। बचपन में अगर इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में करूं तो बचपन में ये अभाव में रहे, इनके पिताजी की डेथ जल्दी हो गई। इसके बाद ये अपने भाई के पास गए, भाई से इन्होंने 100 पॉइंट की संपत्ति ली और खुद का एक बिजनेस डाला, एक पार्टनर भी ले लिया। लेकिन इनके विचार जो थे वो थोड़ा हटके थे। ये अपने मजदूरों के लिए कुछ बहुत अच्छा करना चाहते थे और इन्होंने क्या किया कि इनकी फैक्ट्री में काम करने वाले 400-500 मजदूरों की एक अलग कॉलोनी बना दी और उस कॉलोनी में इन्होंने सामूहिक साझा कार्यक्रम किए। मतलब जो लाभ होगा वह सबका सामूहिक होगा, जो इनके नाम पे खेती होगी वह सामूहिक होगी, जो इनको पेमेंट दिया जाएगा वह इनके कार्य के अनुपात के आधार पर सामूहिक दिया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने ये प्रयोग किए। इनकी ख्याति और दूर तक फैली। इसके बाद एक बड़े फैक्ट्री मालिक थे जिनका अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनके पास ये जाकर प्रबंधक का काम करने लगे।
उस मालिक की बेटी के साथ इनका विवाह कर दिया गया। इसके बाद इनके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा हो गई, लेकिन इनके मन में कुछ अलग करने का जुनून था। वो जुनून ये था कि हम कुछ बहुत अच्छा करें। तो ब्रिटेन में तो ये करना संभव नहीं हो पा रहा था इनके लिए, तो ये अमेरिका चले गए। अमेरिका में यहाँ पर न्यू हार्मोनी नाम की एक नया समुदाय स्थापित किया। जो इनके फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले लोग थे, इनके नाम पर इन्होंने अच्छी शिक्षा के लिए स्कूल स्थापित किए, अच्छे स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल्स स्थापित किए और बढ़िया एक कॉलोनी तैयार कर दी। उस कॉलोनी में इनके फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले मजदूर ही रह सकते थे और उनको सारी तरह की सुविधाएं प्रदान कर दी गई। लगभग 500 से 2500 तक इनके परिवार मजदूरों के हो चुके थे इनके न्यू हार्मोनी में। तो इस तरह से इन्होंने एक नए समुदाय की रचना की। रॉबर्ट ओवेन के बारे में और अधिक जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे रहा हूं, आप उसे क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी के बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। ये जो तस्वीर आपको दिख रही है दाढ़ी वाले बाबा की, ये है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स जो है एक बहुत बड़े समाजवादी प्रवर्तक हैं, प्रवक्ता हैं। इनका ये मानना था कि रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग जो काम कर रहे हैं ये व्यक्तिगत प्रयास हैं। इनमें चलिए मान लेते हैं एक फैक्ट्री में काम करने वाले 250, 300 या 2000, 3000 लोगों का एक भला किया जा सकता है। लेकिन उनका क्या, जो अन्य फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं और जिनका शोषण भी हो रहा है। तो उनका मानना ये था कि ऐसे लोगों के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं, सामूहिक रूप से सरकार इसको बढ़ावा दे। मतलब जो खेत हैं वो किसी एक व्यक्ति के नाम पर ना हो। जितने सारे खेत हैं वे सारे के सारे खेत सरकार के पास हों और ज़रूरत पड़ने पर सरकार उसको किसानों को सौंप दे और जो भी उससे उपज हो वह ज़रूरत के आधार पर, आवश्यकता के आधार पर परिवारों में वितरित की जाए। ये मानना था विभिन्न अलग तरह के समाजवादियों का। उदाहरण के लिए फ्रांस के लुई ब्लॉक की बात करूं मैं, तो लुई ब्लॉक ये चाहते थे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं लुई ब्लॉक की, कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह पर, मतलब ये जो पूंजीवादी व्यक्तिगत पूंजीवादी हैं इनकी जगह पर सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे, कोऑपरेटिव सिस्टम्स को बढ़ावा दे। तो कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह थे जो मिलकर चीज़ें बनाते थे, मिलकर एक दूसरे के साथ काम करते थे और मुनाफे को प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। तो इस तरह से आपने देखा कि कार्ल मार्क्स हों या लुई ब्लॉक हों, ये व्यक्तिगत संपत्ति के संकेंद्रीकरण के सख्त खिलाफ थे और ये चाहते थे कि कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, कोऑपरेटिव समाज हो, सहकारिता आधारित समाज हो, जिसमें मुनाफा ऐसा हो कि सारे लोगों को बांट दिया जाए। मतलब ये कि जैसे हमारे पास मान लो गाँव में 100 परिवार हैं, किसी के पास 2 एकड़ ज़मीन है, किसी के पास 5 एकड़ है, किसी के पास 20 एकड़ ज़मीन और किसी के पास कुछ भी नहीं है। लेकिन कार्ल मार्क्स और लुई ब्लॉक जैसे लोग ये चाहते थे कि निजीकरण कुछ नहीं होना चाहिए, निजी संपत्ति तो होनी नहीं चाहिए। ये जितनी भी संपत्ति है 20 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़ और 0 एकड़, ये सब इकट्ठी कर लो और कम्यून को दे दो, नगर परिषदों को सौंप दो, सरकारी व्यवस्था को सौंप दो। और जब खेती ना हो रही हो तब, और जब खेती हो रही हो तब जितने लोग काम करने वाले हैं उनको बोलो कि इन खेतों पे आपको सामूहिक रूप से काम करना है। अब ये सब इकट्ठा हो गया, मान लो 100 एकड़ का पूरा एक रकबा तैयार हो गया। अब किसी व्यक्तिगत किसान का 20 एकड़, 5 एकड़, 2 एकड़ का रकबा नहीं है। अब सारे किसान, किसी के पास ज़मीन हो या ना हो, सब ज़मीन वाले हो गए। सारे के सारे लोग उस ज़मीन पर काम करेंगे और ज़मीन पर काम करने के बाद जब फसल उपजाई जाएगी तो उस फसल से जो मुनाफा होगा, उस उत्पाद से जो मुनाफा होगा, वह सारे लोगों में बांटा जाएगा उनके कार्य अनुपात के आधार पर। ये व्यवस्था समाजवादी चाहते थे। हालांकि इसको हम समाजवादी व्यवस्था को साम्यवादी व्यवस्था भी कहते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि कार्ल मार्क्स और क्या विचार प्रकट कर रहे हैं। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स, ये कार्ल मार्क्स हैं और ये फ्रेडरिक एंगल्स हैं। इन्होंने समाजवाद और ये साम्यवाद की दिशा में बहुत सारा काम किया है और बहुत से तर्क भी पेश किए। कार्ल मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ये बड़ा क्रांतिकारी विचार था कि औद्योगिक समाज, जिसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जो रेडिकल्स और
उदारवादियों के फैक्ट्रीज़ में काम करने वाले जो लोग थे, उनको जो सुविधा देते थे, वो पूरा एक समाज डेवलप हो चुका था। जो रॉबर्ट ओवेन ने जो न्यू हार्मनी डेवलप किया था, वो भी, ये सारा समाज जो डेवलप किया, ये क्या था? पूंजीवादी समाज था। औद्योगिक समाज नहीं मानते थे समाजवादी इसको। उनका कहना ये था कि ये अल्टीमेटली स्वयं के फायदे के लिए कर रहे हैं, इसमें उन मजदूरों का कोई फायदा नहीं होता जो मजदूर अपनी मेहनत से इन पूंजीपतियों की पूंजी तैयार करते हैं। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इसी तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद और निजी संपत्ति पर आधारित शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकना ही होगा। और इसके लिए मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण हो और सामाजिक स्वामित्व हो। उन्होंने भविष्य के समाज को साम्यवादी समाज, कम्युनिस्ट सोसाइटी नाम दिया। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीत मजदूरों की ही होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। कार्ल मार्क्स हो या फ्रेडरिक एंगल्स हो, ये रॉबर्ट ओवेन जैसे लोग, रेडिकल्स के लोग या उदारवादी समूह के लोग जो काम करते थे, इनको गौर से देखते थे और ये कहते थे, ये देखो, ये मज़दूरों की भले की बात कर रहे हैं। भैया, मज़दूरों का कितना भला कर रहे हो आप? हम पढ़ भी चुके हैं वहाँ पर कि ये लोग मज़दूरों को अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य इसलिए देते थे ताकि उनको हट्टे खट्टे मज़दूर मिल सकें, पढ़े लिखे कौशल वाले मज़दूर मिल सके, वर्कर मिल सकें। और इससे फ़ायदा किसको होगा? इन्हीं पूंजीपतियों को होगा। और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स इसी बात का तो विरोध करते थे। उनका विचार था कि जो मज़दूर अपनी पूरी मेहनत के पसीने से इन पूंजीपतियों के बड़े बड़े बंगले बनवा रहे हैं, स्थिर पूंजी तैयार करवा रहे हैं, इन मज़दूरों का क्या? इनके बारे में कौन सोचेगा? और ये कहते थे कि संपत्ति जो है वह किसी एक व्यक्ति की ना होकर पूरे समाज की होना चाहिए, सारे समाज में संपत्ति बांट देना चाहिए। ये कहना था कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स का। और संपत्ति के सामाजिक नियंत्रण और सामाजिक स्वामित्व की इस व्यवस्था को नाम दिया साम्यवादी व्यवस्था। कार्ल मार्क्स ने साम्यवादी व्यवस्था को ही भविष्य की व्यवस्था बता दी और ये कह दिया कि एक ना एक दिन मजदूर इन पूंजीपतियों पर विजय हासिल कर लेगा और पूंजीवाद पर आधारित इस शासन व्यवस्था को उखाड़ फेंकेगा। चलिए हम आगे देखते हैं कि समाजवाद के समर्थन में क्या क्या हुआ। अब बात करते हैं समाजवाद के लिए समर्थन की। 1870 का दशक आते आते समाजवादी विचार पूरे यूरोप में फैल चुके थे। अपने प्रयासों में समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बना ली थी। चाहे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, अफ्रीका की बात करें, चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात करें या भारत में, एशिया में कहीं भी बात करें, हम हर जगह पर औपनिवेशिक दासता थी तो कहीं पर निरंकुश राजतंत्र था। सामाजिक समता की बात तो थी ही नहीं। और इसीलिए सामाजिक समानता की बात, समाज परिवर्तन की बात करने वाले समूहों ने अपने अपने देशों में संगठन तैयार कर लिए थे। राजनीतिक व्यवस्था को बदलने के लिए जो संगठन तैयार किए थे वे राजनीतिक संगठन कहलाते थे। भले उन पर बैन लगे हुए थे, प्रतिबंध लगे हुए थे, वे गैरकानूनी रूप से काम करते थे, लेकिन थे तो राजनीतिक संगठन, भले वो गैरकानूनी हो। इन सारे संगठनों ने, पूरे विश्व के संगठनों ने मिलकर एक ऐसा बड़ा ऑर्गेनाइजेशन, यूनियन ऑफ यूनियंस तैयार कर लिया और उसका नाम दिया द्वितीय इंटरनेशनल। इसके पहले प्रथम इंटरनेशनल हो चुका था। द्वितीय इंटरनेशनल में समाजवादी विचारधारा को समर्थन देने वाले विश्व के समस्त संगठनों का झंडा बुलंद हुआ। उसी को हम देख रहे हैं। तो इस तरह से द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संस्था समाजवादियों ने बना ली ताकि सारे विश्व में जहां पर भी जरूरत हो वे एक दूसरे की मदद कर सकें। ये झंडे में आप देख रहे हैं, ये द्वितीय इंटरनेशनल का ये फ्लैग है और यही उसका प्रतीक चिन्ह है, लाल झंडा। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपने जीवन में कार्य स्थितियों में सुधार लाने के लिए संगठन बनाना आरंभ कर दी। कहाँ पर? इंग्लैंड में और जर्मनी में। वही इंग्लैंड जो भारत में औपनिवेशिक दासता हम लोगों पर लाद रहा था। उस इंग्लैंड में मजदूरों की स्थिति भी अच्छी नहीं थी।
और वे हम लोगों से कहते थे कि हम भारतीयों को सभ्य बनाने आए हैं, जबकि वे खुद इतने असभ्य थे कि अपने देश के नागरिकों का शोषण कर रहे थे। लेकिन उनके देश में रहने वाले मजदूरों ने भी, जर्मनी में रहने वाले मजदूरों ने भी अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए संगठित होना शुरू कर दिया। संकट के समय ये अपने सभी सदस्यों को मदद पहुंचाने का कार्य भी करते। इन्होंने मदद करने के लिए कुछ कोष भी स्थापित किए। इन्होंने ऐसा बैंक खाता खोल दिया कि ज़रूरत पड़ने पर उस कोष में से, उस सहायता कोष में से अनुदान राशि अपने साथियों को दी जा सके। साथ ही काम के घंटे कम किए जाएं, ये नारा बुलंद करना शुरू कर दिया और आवाज़ उठाना शुरू कर दी कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए, गरीब गुरबों को भी वोट डालने का हक मिले। कहाँ पर? जर्मनी और इंग्लैंड के मजदूरों, किसानों ने आवाज़ उठाना शुरू कर दी, विशेषकर मजदूरों ने। जर्मनी में एक पार्टी का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी। इस एसडीपी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का मजदूर संगठनों से काफ़ी निकट का रिश्ता हो गया। ये मजदूर जो है चुनाव में भी इस संसदीय पार्टी को, इस चुनावी पार्टी को, इस राजनीतिक पार्टी को संसदीय चुनाव में मदद कर, समर्थन करती इनका। ये जितने मजदूर क्लास के जो लोग थे, ये मजदूर इस सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जर्मनी में सपोर्ट करते। इसी तरह से इंग्लैंड में 1905 तक समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने मिलकर एक पार्टी बना ली, लेबर पार्टी, और उस लेबर पार्टी को सपोर्ट मिलता यूनियंस का। तो इस तरह से ये जो समाजवादी व्यवस्था के समर्थक लोग थे और ये मजदूर वर्ग के लोग थे, इन दोनों ने मिलकर लंदन में, इंग्लैंड में एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा गया लेबर पार्टी। वो लेबर पार्टी अभी भी एक पार्टी के रूप में कार्यरत है। जैसे भारत में है ना कांग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, ऐसे ही एक राजनीतिक दल इंग्लैंड में बना लेबर पार्टी। और फ्रांस में भी यही स्थिति बनी कि फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से एक पार्टी का गठन किया गया, राजनीतिक दल का गठन किया गया और सब कुछ हुआ। लेकिन यूरोप में समाजवादी सरकार बनाने में फिर भी कामयाब नहीं हो पाए, इतनी सारी समर्थन के बावजूद भी। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहते। उन्होंने कानून बनवाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कौन ने? समाजवादियों ने। लेकिन सरकारों में रूढ़िवादियों, उदारवादियों और रेडिकल्स का ही दबदबा बना रहा। तो इस प्रकार जब हमने देखा कि समाजवादी विचारधारा यूरोप में एक जानी पहचानी विचारधारा हो गई और कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोग ये बोलने लगे कि ये पूंजीवादी व्यवस्था के खिलाफ जाना चाहिए, जो रेडिकल्स और उदारवादी कर रहे हैं ये निजी फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता के हित केवल दिखावा है, ये वास्तविक हित नहीं चाहते, पूंजी पर निजी स्वामित्व होना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी विचार हो उसको यकायक समर्थन हासिल नहीं होता। ये मजदूर या औद्योगिक समाज के लोगों के हितों के लिए समाजवादी विचारधारा के लोग ये चाहते थे कि पूरे देश में, जैसे रॉबर्ट ओवेन प्रयास कर रहा था ना, इस तरह के प्रयासों की बात नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि देश में सामूहिक खेती को या सहकारिता की भावना को बढ़ावा देने का काम रॉबर्ट ओवेन जैसे उद्योगपति क्यों करें? ये काम सरकार का है, ये सरकार को करना चाहिए। और जब सरकार इस काम को नहीं सुनती, क्यों नहीं सुनती? क्योंकि सरकार में रेडिकल्स और उदारवादियों का बोलबाला था, उनका बहुमत था। तो इन्होंने सरकार बदलने की सोच ली, शासन व्यवस्था को उखाड़ने की बात करने लगे और इसके लिए जर्मनी में, इंग्लैंड में, फ्रांस में राजनीतिक दलों की स्थापना भी हो गई। लेबर पार्टी, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी जर्मनी में, लेबर पार्टी इंग्लैंड में, फ्रांस में भी एक समाजवादी पार्टी की स्थापना हो गई। ये लोग जीत कर भी आते, संसद में पहुंचते भी और विभिन्न तरह के कानूनों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। इसके बावजूद भी सरकार नहीं बना पा रहे थे लोग। सरकार में अभी भी उदारवादियों का, रेडिकल्स का और रूढ़िवादियों का ही बोलबाला था। अपने लाख प्रयासों के बावजूद, मजदूरों के लाख समर्थन के बावजूद न तो लेबर पार्टी की सरकार बन रही थी, न सोशलिस्ट पार्टी की सरकार बन रही थी जर्मनी में, न फ्रांस में समाजवादी पार्टी की सरकार आ पा रही थी। ऐसी स्थिति में क्या होता? तो यहाँ पर यह स्थिति यूरोप में थी। मतलब यूरोप में राजतंत्र के खात्मे के बाद में पूंजीवाद आया। अब इस पूंजीवाद से खात्मे के लिए समाजवादी विचारधारा तैयार हुई, जो कार्ल मार्क्स जिसको साम्यवादी व्यवस्था के नाम से
संबोधित करते हैं। हम अगले वीडियो में देखेंगे कि क्या समाजवादी वास्तव में सरकार बनाने में सफल हो पाए या नहीं, या इन रेडिकल्स उदारवादियों की छाया में ही काम करते रहे, इन उदारवादियों के विरोध करते हुए ही काम करते रहे, इन रेडिकल्स की जीवन भर खिलाफत ही करते रहे। क्या इन्होंने ये अवसर नहीं हासिल किया कि ये भी सरकार में पहुंचे और जो अपनी विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, साम्यवादी विचारधारा, उसके आधार पर काम करें? ये सारी चीज़ों को हम देखेंगे रूसी क्रांति वाले अध्याय को पढ़ते वक्त, ठीक है ना। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि रूढ़िवादी, उदारवादी और रेडिकल्स एक अलग समूह था। इनके खिलाफ एक अलग विचारधारा, समाजवादी विचारधारा आई, जिसमें कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स जैसे लोग भी शामिल थे। ये इनके प्रमुख प्रवक्ता थे समाजवादी विचारधारा के, जो इस समाजवादी विचारधारा को नाम देते थे साम्यवाद, कम्युनिस्ट। चलिए अब बारी है प्रश्नोत्तर की। पहला प्रश्न है, निजी संपत्ति के बारे में पूंजीवादी और समाजवादी विचारधारा में क्या अंतर था, लिखिए। दूसरा, रॉबर्ट ओवेन कौन था? इन्होंने मजदूरों की दशा सुधारने हेतु क्या प्रयास किए? अगला प्रश्न, समाजवादी विचारधारा के प्रमुख प्रवक्ता कौन कौन थे? और चौथा प्रश्न, यूरोपीय देशों में मजदूर यूनियनों की समर्थित प्रमुख राजनीतिक दल कौन कौन से थे? इंग्लैंड, जर्मनी और फ्रांस में द्वितीय इंटरनेशनल का गठन क्यों किया गया? तो आज हमने इस वीडियो में यूरोप में समाजवाद का आगमन मतलब आ जाना, और समाजवाद आने के बाद उस समाजवाद को समर्थन कैसे मिला। तो राजनीतिक समर्थन भी इनको मिलने लगा था, प्रमुख यूनियन जो थे वो इनको सपोर्ट करते थे, और अलग अलग देशों, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, एशियाई देशों ने मिलकर जो मजदूरों के समर्थित, समाजवाद को समर्थित जो संगठन बनाए थे, उन संगठनों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी बन गया, जिसको हम बोलते हैं द्वितीय इंटरनेशनल, जिसके फ्लैग था लाल रंग का झंडा। इसको आप लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया, समझ लिया। अब हम समाजवाद की विजय कैसे हुई या पराजय हुई या क्या हुआ, समाजवाद का भविष्य क्या हुआ, इसको जानने के लिए उत्सुक रहेंगे। तो उस उत्सुकता को आपको पूरा करने के लिए देखते रहना पड़ेगा ई क्लासेस बाय मनीष सर। क्यों? क्योंकि रूसी क्रांति वाले चैप्टर में आपको यह स्पष्ट हो जाएगा। तो चलिए ठीक है, आप लोग देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर। और मुझे इजाज़त देने के पहले स्क्रीन पर ये जो शपथ दिखाई जा रही है, इस शपथ को लेना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि सदी के महानायक भी अब तो हमारे कॉल करके अब हमारे फ़ोन कॉल्स पर क्या बोल रहे हैं, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। तो कोविड-19 के संक्रमण से बचने के लिए सारे बच्चों को, अपने माता पिता को, अपने गाँवजनों को, सभी को जागरूक करना है। और ये जो दिखाई जा रही शपथ है, इसको सभी को लेना है। ऑनलाइन शपथ लेते हैं यदि आप, तो एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। चलिए ठीक है, आप लोग कोविड-19 की जागरूकता संदेश के साथ साथ देखते रहिए ई क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।